आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो एवरीवन, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो हर खबर पर जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना केसेस के घटते बढ़ते मामले का एनालिसिस हो या फिर वैक्सीन की रफ्तार हो, सब कुछ कवर करते हैं हम। तो आज बात करेंगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड की कंट्रोवर्सी पर। कोरोना वायरस ने लगभग दुनिया के हर देश को अपना निशाना बनाया और कितने देशों ने तो तबाही का मंजर भी देखा। लेकिन इस वायरस की वैक्सीन आने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि कोरोना का खतरा अब कम होगा। लेकिन हाल ही में एक खबर आई जो इन दिनों या तो आपने खूब सुनी होगी या पढ़ी होगी कि कई बड़े देशों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगाने पर रोक लगा दी है। एक तरह से ये टेम्पररी बैन लगाया गया है। वजह बताई गई है कि जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई उनके शरीर में ब्लड क्लॉट्स हुए, खून के थक्के की शिकायत लोगों ने की। अस्थायी रूप से इस कोविड वैक्सीन को बैन करने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और कई अन्य देश जो हैं ये यूरोपीय संघ के राष्ट्र में शामिल है। वहीं ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने बयान में कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा डोज लेने वाले लोगों को ऑब्जर्व किया गया है और पता चला है कि ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए पूरी तरह से सेफ है। आगे एस्ट्राजेनेका ने कहा कि इसके कोई सबूत नहीं है कि इस कोविड-19 वैक्सीन से ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ गया है। वहीं WHO के डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा, वो पहले सुनिए। Several more countries have suspended the use of AstraZeneca vaccines as a precautionary measure. This does not necessarily mean these events are linked to vaccination. तो जैसा कि आपने सुना, WHO के डायरेक्टर का कहना है कि कई देशों ने इस वैक्सीन को एक सावधानी बरतने के लिए टेम्पररी बैन लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड क्लॉटिंग से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। WHO की टीम यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के साथ कांटेक्ट में है और मौजूदा डेटा को देखते हुए इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है कि इसका कुछ सीधा संबंध है या नहीं। साथ ही कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर में वैक्सीन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए और सभी देशों को अपना वैक्सीनेशन ड्राइव जारी रखना चाहिए। हालांकि अभी कई देशों ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो है वो लगा रहे हैं, जिनमें से ब्रिटेन भी शामिल है। कई यूरोपीय देशों में वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने को लेकर ब्रिटेन में मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि अभी तक इसकी यह पुष्टि नहीं हुई है कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के कारण खून के थक्के बने हैं, लिहाजा लोगों को ये वैक्सीन लेना जारी रखना चाहिए। इस बीच खबर ये भी है कि अब यूरोप के 2 देश इटली और फ्रांस ने इस रोक को हटाने का फैसला किया है और जल्द ही दोनों देश अपने यहाँ वैक्सीनेशन फिर से शुरू कर देंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो ब्लड क्लॉट्स को लेकर ये कंट्रोवर्सी हो रही है वो आखिर क्या है, ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, यही सवाल मैंने उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर सचिन बजाज से पूछा। देखिए, ब्लड क्लॉट जो है वो एक खून का कत्था होता है जो जब ज्यादा खून गाढ़ा हो जाए या खून कहीं पे बह जाए तो वहां पर खून इकट्ठा होके कत्था बना देता है, जो कि बहुत थिक होता है और शरीर उसको इसलिए बनाता है ताकि खून कंटिन्यूअसली बहता ना रह जाए। तो जैसे जब भी हमें कोई छोटी मोटी चोट लगती है, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर खून बहता है और फिर वो खून बहना बंद हो जाता है। वो इसीलिए बंद होता है कि वहां पर आके क्लॉट बन जाता है। लेकिन शरीर के अंदर अगर खून बंद हो जाए तो बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, इसलिए शरीर के अंदर खून चलता रहता है और वहां क्लॉट्स नहीं बनते। लेकिन किसी किसी कंडीशंस में जो जिनको हम हाइपर प्रोथ्रोम्बिक कंडीशंस बोलते हैं, जहां पर क्लॉट्स बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां शरीर में क्लॉट्स बन जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जैसे प्रेगनेंसी है या फिर आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आप हिल-डुल नहीं पा रहे हैं, बेड पे हैं, तो वहां डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। कोरोना इटसेल्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है तो वो ब्लड क्लॉट बनने से होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे ब्लड क्लॉट ज्यादा बनते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ब्लड क्लॉट बनने का मतलब है कि वहां खून की सप्लाई रुक जाएगी और खून गाढ़ा होके
वहां पर बहना बंद कर देगा। डॉक्टर, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसे लगाने के बाद टोटल 17 मिलियन लोगों में से 37 लोगों को ब्लड क्लॉट्स की शिकायत हुई है। क्या हम कंक्लूजन पर जल्दी पहुंच रहे हैं या ब्लड क्लॉट्स कभी भी हो सकता है? कितना चांस है कि वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स की शिकायत हो? देखिए, करोड़ों डोज वैक्सीन लग चुकी हैं। वैक्सीन के ट्रायल्स में या किसी भी पेपर में ऐसा नहीं था कि इसमें ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। और जो भी ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं वो देखिए कि सिर्फ अभी तक 30 के करीब केसेस ही सामने आए हैं जिनमें ब्लड क्लॉट्स बने हैं। अब 30 केसेस इतने करोड़ों लोगों में से तो कॉमनली भी हो सकते हैं। आप देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो हर साल करीब करीब 50 से 60 लाख लोगों को ब्लड क्लॉट्स की बीमारी होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप देखिए कि रोज के रोज करीब करीब 20 से 30 हजार लोगों को क्लॉट्स बनने ही चाहिए। अब अगर वैक्सीन लग रही हैं और इतने 6 महीने 5 महीने हो गए वैक्सीन शुरू हुए पूरे वर्ल्ड में, एस्ट्राजेनेका को शुरू हुए भी करीब करीब चौथा महीना चल रहा है, तो उसमें अगर सिर्फ अभी तक 30 से 32 लोगों को क्लॉट्स हुए 4 महीने में, तो वो एक्चुअली वर्ल्ड वाइड एवरेज से कम ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी चिंता की बात है। और ये अननेसेसरीली इसको उछाला जा रहा है। ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। देखिए, चलते चलते किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, चलते चलते किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। पर अगर उसको साथ में वैक्सीन लगी तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वैक्सीन लगी इसीलिए उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया, या वैक्सीन लगी इसलिए उसको हार्ट अटैक हो गया, या वैक्सीन लगी इसलिए वो सीढ़ी से गिर गया। ऐसा नहीं होता है। तो वो तो कोइंसिडेंटली भी हो सकता है। तो इसीलिए मोस्ट लाइकली जितना भी रिसर्च आ रहा है, WHO का भी यही मानना है कि ये वैक्सीन लगने की वजह से नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट कि उनको वो क्लॉट्स बनने ही थे रूटीन में, जैसे किसी को भी बन रहे हैं बाकी लोगों को, तो इनको भी बनने थे। बट कोइंसिडेंटली इनको वैक्सीन साथ में लगी हुई थी, इस वजह से ये ज्यादा पिक्चर में लाइमलाइट में आ गया। जो WHO और यूरोपियन मेडिकल एजेंसी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो कैसे पता लगाएगी कि इस ब्लड क्लॉट्स का डायरेक्ट लिंक है या नहीं? देखिए, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले जो केसेस हुए थे वो नॉर्वे में हुए थे। नॉर्वे में 4 हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि चारों के चारों 50 साल से नीचे थे, उनको सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग और हैमरेजिंग की कंडीशंस आई थी, जिसमें से कि 2 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हो गई थी ब्रेन हैमरेज से। तो तब ये कंसर्न्स उठने शुरू हुए कि वैक्सीन लगी थी इनको और वैक्सीन के बाद ब्रेन हैमरेज हो गया। और उसके बाद थोड़े दिन बाद ही डेनमार्क में एक 60 साल की लेडी थी, उनको भी ऐसा हुआ, क्लॉट्स बने। और इटली में एक 57 साल के जेंटलमैन थे, उनको भी हुआ। और इसके बाद ये बहुत ज्यादा अग्रेसिवली गवर्नमेंट्स ने इस पर क्लैम्प डाउन करना शुरू किया और गवर्नमेंट्स ने इसको वैक्सीन को यूज करने से मना कर दिया। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, ये पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है। इसके लिए अचानक ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, जो कि वैक्सीन हजारों लोगों पर टेस्ट हुई हैं और अब करोड़ों लोगों में लग चुकी हैं, इसका 25-30 केसेस की वजह से इतना एक्शन लेना साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं दिखाता है। मुझे लगता है ये थोड़ा पैनिक रिएक्शन है और एक के बाद एक सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि रिस्क ना लें, सेफ रहें। पर इसके लिए पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होगा। जैसा कि हमने एक बार पहले भी बात की थी कि ये जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं सब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में हुई हैं, इनके ट्रायल्स फेज 5 तक चलते रहेंगे कई सालों तक। तो 2023 के लास्ट क्वार्टर तक तो शेड्यूल्ड ही है ये सारे फील्ड ट्रायल्स, और इसमें सारा डेटा आता रहेगा कि कितने लोगों को लगी, क्या क्या रिएक्शंस हुए, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और ये बहुत रोबस्टली कलेक्ट किया जा रहा है डेटा। तो सारा प्रोसेस ये चलेगा। WHO इस पर काफी सिंसियरली इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये सारा प्रोसेस जैसा कि एक क्लिनिकल ट्रायल होता है वैसे ही होता है कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी वो देखा जाता है, उन सबको फॉलो अप किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें से कितने लोगों को रिएक्शन हो रहा है या एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं, और उन लोगों की क्या पहले मेडिकल कंडीशंस थी, क्या हिस्ट्री थी। और इस सबको देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये इनको वैक्सीन की वजह से हुई है, या इनको पहले ही थ्रोम्बोजेनिक स्टेट था या जिसमें क्लॉट्स बन सकते थे, या कुछ उनको
ऐसे बॉडी में कंडीशंस थे जिसकी वजह से वो ज्यादा प्री डिस्पोज थे क्लॉटिंग के लिए। और सिमिलर अगर एज ग्रुप, सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन, सिमिलर वर्ल्ड बिहेवियर, सिमिलर ज्योग्राफिक लोकेशन में अगर बाकी लोगों को नहीं हो रहा है ऐसा वैक्सीन लगने से, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। अगर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि हाँ, जो भी ब्लड क्लॉट्स के मामले आए हैं उसका सीधा कनेक्शन वैक्सीन से है, तो फिर आगे क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है? देखिए, वैक्सीन के बारे में अगर कोई भी सवाल उठता है, चाहे वो प्रूव हो चाहे ना हो, उससे वैक्सीन हेजिटेंसी तो बहुत ज्यादा बढ़ती ही है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत लोगों को वापस कन्विंस कर पाना कि ये वैक्सीन अच्छी हैं आपके लिए बहुत मुश्किल होती हैं। जैसा हमने बहुत रिसेंटली देखा था पोलियो वैक्सीन में, कुछ कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा फैल गया था कि पोलियो वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है, इम्पोर्टेंस होती है, तो वो बिल्कुल नहीं लगवाना चाहते थे और इस वजह से जो वैक्सीनेशन ऑफिशियल्स थे उनकी भी वो लोग गांव में घुसने नहीं देते थे, पिटाई कर देते थे। तो इस वजह से कुछ देशों में जैसे पाकिस्तान में, कुछ देश अफ्रीका में ऐसे जिनमें अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं हो पाया है, सिर्फ इस एक मिथ से कि पोलियो की वैक्सीन ये प्रॉब्लम करती है। ऐसे ही सिमिलरली यूएसए में एक लाइम डिजीज वैक्सीन आई थी जो कि बहुत इफेक्टिव थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी के खिलाफ, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भ्रांतियां आई कि ये आर्थराइटिस करती है। काफी लोगों ने उस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर पर केस भी कर दिए कि हमें आर्थराइटिस हो गया इस वजह से, क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाई थी। बाद में एफडीए ने पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें वो क्लियर हुआ कि उस वैक्सीन का कोई उससे रिश्ता नहीं था, लेकिन तब तक इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी थी उस वैक्सीन के बारे में कि वो वैक्सीन बिल्कुल बिकनी बंद हो गई, लोगों ने लगवानी बंद कर दी और फाइनली वो मार्केट से ही चली गई। एक इतनी रिसर्च करके चीज बनाई हुई अब अवेलेबल नहीं है इस वजह से, क्योंकि उसके बारे में ऐसी भ्रांतियां फैल गई थी। तो अगर ये नहीं भी प्रूव होता है कि इस वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम है, फिर भी मुझे लगता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत होगी, काफी लोग नहीं लगवाना चाहेंगे। हम बहुत ऐसा बिहेवियरल चेंज अपनी कम्युनिटी में भी देख रहे हैं। पहले जो लोग सिर्फ ये इंसिस्ट कर रहे थे कि जी हमें कोविशील्ड ही लगवाना है, हमें एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन ही लगवाना है क्योंकि वो यूके में बना हुआ है, हमें इंडियन वैक्सीन के बारे में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि फेज 3 डेटा नहीं है हमारे पास, तो आप किसी तरह हमें वो लगवा दीजिए, जबकि कोई चॉइस नहीं थी। हमने ये भी देखा था दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल में कोवैक्सीन अवेलेबल हुई थी तो वहां के डॉक्टर्स ने चिट्ठी लिखी थी बकायदा माननीय प्रधानमंत्री को कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमें भी कोविशील्ड दी जाए। और जब से ये ऐसा होना शुरू हुआ है कि ये 17 कंट्रीज में बैन हो गई है, तो बिल्कुल उल्टा बिहेवियर हो गया है। लोग अब कह रहे हैं कि हमें कोविशील्ड नहीं लगवानी है, हमें कोवैक्सीन ही लगवानी है, आप किसी तरह हमें कोवैक्सीन लगवा दीजिए। तो ये भ्रांतियां तो फैल गई हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाता है कि इसके कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं ऐसा कि ये सच में ऐसा है कोरिलेशन, जो कि मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, बट गॉड फॉरबिड अगर ऐसा आ जाता है, भगवान न करे, तो बहुत मुश्किलें होंगी क्योंकि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड वैक्सीन है। इसके भरोसे काफी उम्मीदें थी कि ये पूरे वर्ल्ड को हम जल्दी से जल्दी इम्यूनाइज कर पाएंगे क्योंकि इसकी कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है और प्रोडक्शन कैपेसिटीज बहुत हाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो इनको बना रहा है। और अनलाइक फाइजर और मॉडर्ना जो आरएनए वैक्सीन है जिनको -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए कोल्ड चेन के लिए, ये 2 से 8 डिग्री पे स्टेबल रहती है, तो इस वजह से इसका ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है और सस्ती बहुत है कंपेयर टू दोज वैक्सीन। तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन में। बट अगर कंट्रीज इसको रोकती रहती हैं और कुछ ऐसा रिजल्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो ये बहुत मेजर सेटबैक होगा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। वैक्सीनेशंस काफी रुक जाएंगी और एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के लिए भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि काफी लोग इनके ऊपर लीगल एक्शन भी कर सकते हैं या कुछ केसेस लॉन्च कर सकते हैं कि जिनको प्रॉब्लम हुई है। तो फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकता है, स्टैट्यूटरी बर्डन भी आ सकता है। सो ये काफी वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसा कोरिलेशन निकलने वाला है जिस हिसाब से हम अभी डेटा देख रहे हैं उस हिसाब से।
जो वैक्सीन को लेकर वैक्सीन पॉलिटिक्स हो रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स एक हमारे ह्यूमंस का इनेट बिहेवियरल सेंस है। हमें कुछ भी करना हो तो अगर दो लोगों से ज्यादा कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। घर घर में आप देखते हैं पॉलिटिक्स, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स। तो ये तो बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिसमें ब्रिटेन ने ये वैक्सीन डेवलप की है, इंडिया इसको प्रोड्यूस कर रहा है और ये डायरेक्ट कंपटीशन में है बाकी देशों की वैक्सीन से। और बहुत अच्छी प्रूव हो चुकी है, एफिकेसी बहुत हाई 81% तक इसकी प्रूव हो चुकी है। तो इसमें पॉलिटिक्स आना तो संभव बहुत ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, लॉकडाउन इकट्ठे डिक्लेयर किए गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हुई, सबने तब ये नहीं सोचा कि हम कुछ आगे काम कर लें, सबने लोगों को बचाने का सोचा। तो मुझे लगता है अभी भी वही टाइम है कि हम सब एक साथ खड़े रहें, पूरी कम्युनिटी का ख्याल रखें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ख्याल रखें, रादर देन की पेटी पॉलिटिक्स में पड़े और ये सोचें कि नहीं हमारे देश की वैक्सीन ज्यादा अच्छी है या हमारे देश की वैक्सीन ज्यादा अच्छी है। तो इस समय जरूरत है सबको साथ चलने की और पूरी दुनिया को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करने की। आपने देखा क्योंकि पर मिलियन शॉट्स यूके और यूएसए में सबसे ज्यादा हुए हैं, ऑलमोस्ट 30,000 पर मिलियन के वैक्सीन लग रहे हैं यूके और यूएस में। तो वहां पर केसेस ऑलरेडी कम आना शुरू हो गए हैं बहुत। तो इस समय आप ये देख सकते हैं कि जहां वैक्सीन का यूज ज्यादा है वहां केसेस कम आ रहे हैं, जहां वैक्सीन धीरे लग रही हैं या कम लग रही हैं वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें इस महामारी का अंत करना है तो हमें वैक्सीनेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करना होगा और सबको ये मोटिवेट करना होगा कि आकर जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। और गवर्नमेंट्स के साथ एडवोकेसी प्लेटफॉर्म्स खोलने होंगे कि वो लोग एक नी जर्क रिएक्शन ना करें, एक दूसरे के आगे पीछे देखकर फॉलो ना करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें और पूरे एक्यूरेट रिजल्ट्स आने के बाद ही कुछ एक्शन लें ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव स्लो ना हो। बाकी देशों ने डेनमार्क को देखते हुए अपने देश में इस वैक्सीन पर रोक लगाई क्योंकि पब्लिक हेल्थ का सवाल है। क्या भारत को भी जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले की तब तक अपने यहाँ भी टेम्पररी बैन लगाना चाहिए? देखिए, इस वैक्सीन को जो अप्रूवल मिला है वो काफी हेवी ट्रायल्स के बाद मिला है। हजारों लोग उस ट्रायल में थे जिसमें ये वैक्सीन की सेफ्टी प्रूव हुई और फिर एफिकेसी भी प्रूव हुई। अभी यूएसए में भी जो ट्रायल चल रहा है करीब 32,000 लोग हैं उस ट्रायल में इस वैक्सीन पर और अभी तक वहां कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं रिपोर्ट हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं किसी को। तो मुझे लगता है कि जब ये सारा साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ये वैक्सीन सेफ है, एफिकेशियस है और उसके बाद ही इसको अप्रूवल मिला, तो ऐसी कोई कोइंसिडेंटल केसेस या सुने सुनाए केसेस के वजह से अचानक इस पर रोक लगा दी जाए तो ये तो वही बात हुई कि गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट कर दिया हमने कि जी आप अपना इनोसेंस प्रूव करिए। और यूजुअली वो नेचुरल लॉ में होता नहीं है। देखिए, लॉ में हम हमेशा यही देखते हैं कि पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी और इस वैक्सीन ने अपनी इनोसेंस प्रूव की है काफी हजारों लोगों के ट्रायल्स के बाद। तो अचानक इस पर रोक लगाना मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव होगा क्योंकि इस समय जरूरत है उल्टे वैक्सीनेशन बढ़वाने की। हम गवर्नमेंट्स के साथ बहुत कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए इंडिया में, जिसको वैक्सीन लगवानी है उसको लगवाना अलाउ किया जाए। हर एडल्ट को अलाउड होना चाहिए इस समय, रादर देन हम कि कुछ ही लोगों को अलाउ करें। क्योंकि इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जितने अभी भी स्लॉट्स हैं उससे ऑलमोस्ट 57% ही हम यूज कर पा रहे हैं। 43% स्लॉट्स अभी भी खाली जा रहे हैं, यानी लोग लगवाने आ नहीं रहे हैं वैक्सीन। तो इसको ओपन अप करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तब बहुत फायदा होगा। इस पर रोक लगाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज हो रही है वैक्सीन इंडिया में बाय फार। कोवैक्सीन का शेयर बहुत कम है अभी क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज उतनी नहीं है। तो अगर ये वैक्सीन रोकी गई तो पैंडेमिक के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें काफी पीछे हटना पड़ सकता है हमें। एक आखिरी सवाल डॉक्टर, क्या वैक्सीन से और कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं?
जी, कुछ वैक्सीन से हो सकता है कि आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएं, कुछ वैक्सीन से ऐसा ड्रग रिएक्शन हो सकता है कि अगर आप एंटी कोआगुलेंट्स पे हैं या एंटी प्लेटलेट्स पे हैं, जिनको कॉमनली ब्लड थिनर्स बोला जाता है, तो उससे आपकी थोड़ी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बट वो बहुत ही माइनॉरिटी केसेस में है। और ये भी अब कंक्लूसिवली प्रूवन हो गया है कि वो कोई भी उसका रिएक्शन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। सिर्फ जहां पर इंजेक्शन लग रहा है वहां थोड़ी बहुत माइल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, क्लॉट बन सकता है, और उसको भी अगर आप वैक्सीन लगाने के 10 मिनट बाद तक दबा के रखेंगे तो वो भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से ही जो एडवाइजरी कोवैक्सीन की आई थी पहले, वो विड्रॉ भी कर ली है। अब वो कहते हैं कि अगर आप एंटी प्लेटलेट्स पर हैं, जैसे एस्पिरिन पर, तो आप लगवा सकते हैं वैक्सीन, जो पहले उन्होंने मना किया था। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो देखिए किसी भी चीज से होती हैं, बट उसका अगर हम फायदा और नुकसान आपस में नापे तोलें तो फायदे बहुत ज्यादा हैं नुकसान के मुकाबले। और इस वजह से मुझे लगता है कि हम सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। देखिए मेरे घर में तो सबको लग गई, मैंने भी लगवा ली है वैक्सीन और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और भारत में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऑलमोस्ट 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग, सबको वैक्सीन लग चुकी हैं। और अगर उन लोगों ने लगवाई हैं जो खुद ही इलाज कर रहे हैं और वो लोग ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई डर की या चिंता की बात बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो ये थे डॉक्टर सचिन बजाज, जिनका यही कहना था कि इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं उससे आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन पर बुरा असर पड़ेगा और हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था आज के कोरोना कवरेज का 326वां एपिसोड। इसे हम गुरुवार और रविवार लेकर आते हैं। प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, वो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अब मिलेंगे आपसे अगले संडे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।